हेलो दोस्तों, फिर से आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं दीपक त्रिपाठी, डीएलएड प्रवक्ता। हम लोग पिछली कक्षाओं में जो पढ़े थे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत में जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है उनको अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। आज की ये क्लास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे जो पहले हमने जितने भी ये राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं या तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखते हैं उनमें हमने देखा कि इनकी जो शुरुआत होती है या जो इनके जो विकास क्रम चलता है जिसका योगदान रहता है वो सभी भारतीय रहते हैं। चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे वेद समाज हो, चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हो। लेकिन जो आज हम लोग क्लास पढ़ेंगे ये एक ऐसी संस्था के बारे में है जिसका स्थापना जिन्होंने किया था वो सभी विदेशी थे, इसके प्रमुख मेंबर विदेशी थे और ये भारत में आकर के यहाँ के धर्म के बारे में, यहाँ की मानव कल्याण के बारे में, यहाँ की मानव सेवा के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में इन्होंने विदेशों में प्रचार प्रसार किया। तो ऐसी एक संगठन थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आज हमारा अध्ययन करेंगे। आज हमारी जो क्लास का मुख्य उद्देश्य होगा, जिसके बाद हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे इसमें, सबसे पहले हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके गठन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण एनी बेसेंट जो इसकी मुख्य मेंबर भारत में जब आती हैं और इन्हीं के तत्वाधान में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रसार पूरे विश्व स्तर पर होना शुरू होता है। तो ऐसी महिला एनी बेसेंट जी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उनकी उपलब्धियों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। क्योंकि अब तक हमने बताया आर्य समाज, ये जो आर्य समाज बना था वो क्या करता था, वो आर्य की तरफ मुड़िए, आर्य अर्थात मतलब वेदों की तरफ मुड़िए। ब्रह्म समाज बना, उसने क्या किया कि ब्रह्म की परिकल्पना देना शुरुआत किया। इसी तरह का जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसने क्या किया, ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस और सोफिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। अगर भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो इसका मेन उद्देश्य है कि विश्व के जितने भी प्राचीनतम धर्म हैं उनके मूल में क्या समाहित है, उनकी ब्रह्म जो है उसके मूल विद्या क्या है, उसके बेस क्या है, उसका अध्ययन करना, उस पर शोध करना, इसी से संबंधित थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। इसका लोगो हम लोग देख सकते हैं और इसका जो थीसिस है इसको आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण दिखाता है, देयर इज नो रिलीजन हायर देन द नॉलेज, मतलब ज्ञान से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। इसीलिए इस सोसाइटी का मेन मुख्य उद्देश्य था कि सभी धर्मों के मूल ज्ञान का अध्ययन करना और उसका प्रचार प्रसार करके मानव का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण जो होता है इसका श्रेय दो लोगों को जाता है, ब्लावाट्स्की मैडम और दूसरा आ गया कि आलकाट महोदय, ठीक है। जो ब्लावाट्स्की मैडम थी ये रूस की थी, इनका पूरा नाम था मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की। अब मेन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो शुरुआत का श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है। इनका सहयोग दिया अमेरिका के एक निवासी थे कर्नल हेनरी स्टॉल ऑलकॉट, जिनको कहा जाता है एच.एस. ऑलकॉट महोदय भी कहा जाता है, ठीक। इन्होंने स्थापना कब किया था, 17 नवंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में किया था। एक्चुअल में जब ब्लावाट्स्की महोदय आती हैं और उन्होंने एक किताब लिखा है, डायरेक्टिंग लिखा है उन्होंने किताब, उस किताब में उन्होंने विस्तृत रूप से किया गया है कि मेरा संपर्क पूर्व के आध्यात्मिक गुरुओं के साथ हुआ है और उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैंने ये निश्चय किया है कि एक सोसाइटी का निर्माण किया जाए जो पूर्व के विचारों का, पूर्व मतलब भारतीय महाद्वीप के विचारों का, यहाँ के संस्कृति का, यहाँ के गूढ़ रहस्यों का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना। तो शुरुआत इन्होंने किया, इनका सहयोग किया, किसने किया, आल्टाक महोदय ने किया। अब इसके चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि इसका गठन और भारत में कैसे विकास होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा कि 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में इसका संगठन निर्माण हो जाता है। विश्व लेवल पर इसका प्रचार प्रसार होना शुरू होता है। ठीक इसके एक साल बाद मतलब 1876 में इसकी अलग अलग शाखाएं विश्व के अनेक देशों में होने लगती हैं, जिसमें 1876 में एक शाखा इनका कहाँ खुलता है, इंग्लैंड में। चूंकि भारत इनका एक उपनिवेश था तो वहां से 1869 ईस्वी में बंबई में से इसकी शुरुआत होती है। अब बंबई में इनका पहला लॉज खुलता है, लॉज
ऐसी जगह जहाँ पर ये लोग प्रार्थनाएं करते थे, ऐसी जगह जहाँ पर ये उपासना करते थे, अपने विचारों को सबके समक्ष प्रस्तुत करते थे। 1882 में न्यूयॉर्क से शिफ्ट होकर के क्या आ जाता है, मद्रास में इनका मुख्य कार्यालय खुल जाता है, मुख्यालय खुल जाता है, और 1907 में इसकी अध्यक्षता बनती है एनी बेसेंट, जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार करना शुरुआत किया। तो हम एक एक तिथिवार इसका अध्ययन करेंगे, एक एक करके इसका कैसे शुरुआत होता है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थापना के बाद जब इंग्लैंड में इसका खुल जाता है 1876 में इंग्लैंड में इसकी शाखा खुल जाती है, तो उनका धीरे धीरे संपर्क, अब ब्रिटेन में जितने लोग थे क्योंकि उनका संपर्क भारत में था, तो यहाँ पे भारत के लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करते। तो एक व्यक्ति रहते हैं भारत के, श्री मूलजी ठाकरे, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनसे विचारों से प्रभावित होते हैं और ये आलकाट महोदय के साथ क्या करना कर शुरू करते हैं, पत्राचार करना शुरू करते हैं, और उनके बातों से प्रभावित होकर के हम कह सकते हैं कि ये प्रथम भारतीय थे जो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बने। टाइम क्या रहता है 1876 ईस्वी। इसके बाद ये एक मैसेज देते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं दोनों लोग को, और कहते हैं कि आप आइए भारत में भ्रमण कीजिए, यहाँ की संस्कृति और कल्चर के बारे में और डिटेल से जानिए। इनकी बातों से प्रभावित होकर के 1869 ईस्वी में ब्लावत्स्की मैडम और अल्टॉक महोदय ये लोग भारत में आते हैं, और भारत में पहली बार 1869 ईस्वी में बंबई में इनके लॉज की स्थापना होती है। इसके बाद निर्णय होता है कि जो मुख्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, उसको परिवर्तित करके भारत में लाया जाएगा, और यहाँ से 1882 में इसका प्रधान कार्यालय कहाँ जाता है, मद्रास, जिसका आज का नाम चेन्नई है, उसके पास अड्यार नामक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्य कार्यालय ला दिया गया, और वर्तमान समय तक इसका मुख्य कार्यालय इसी मद्रास के पास अड्यार नामक जगह पर है। 18 दिसंबर 1890 में, अब चूंकि विदेशी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, इसका हर सेंटर हर देशों में खुला था, तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी इसकी एक शाखा खुली, और इसका भी जो राष्ट्रीय शाखा का मुख्यालय जो खुलता है वो कहाँ खुलता है, अड्यार में खुलता है, जो बाद में 1895 में शिफ्ट कहाँ हो जाता है, बनारस में शिफ्ट हो जाता है, और आज तक वहीं पर स्थित है। तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, पूछ देता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, ध्यान रखिए मुख्यालय कहाँ है, अड्यार में है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। लेकिन अगर भारतीय शाखा का मुख्यालय पूछता है तो आंसर कहाँ होगा, बनारस होगा, काशी होगा, ठीक है। जो शुरुआत में ये लोग आते हैं, ये लोग शुरुआत में किसके साथ मिलकर काम करते हैं, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद इनके विचारों में मतभेद होने लगता है। मतभेद क्यों होता है, क्योंकि ब्रह्म समाज, शुरुआत हम ब्रह्म समाज से थोड़ा करते हैं। ब्रह्म समाज ये क्या करता था, थोड़ा बहुत ईसाई धर्म की तरफ आकृष्ट था, पाश्चात्य सभ्यता की वकालत करता था। इसके विरोध में समाज बनता है आर्य समाज। आर्य समाज क्या करता है, शुद्ध रूप से वैदिक, हम वेदों की तरफ चलेंगे, हम जो वेद हमारे मूल है हम उनकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इससे प्रभावित शुरुआत में जब होता है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी आता है, ये भी वेदों का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनको रियलाइज होता है कि नहीं, इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन हमको बना के चलना है, हमको पाश्चात्य सभ्यता की भी चीजें लेनी है, हमको भारतीय संस्कृति की भी चीजें लेती हैं, और यहीं से मतभेद होना शुरू होता है, और अंत में ये लोग पृथक हो जाते हैं और अलग अलग संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो हम इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य देखिए, जब बैठक होता है स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रमुख मेंबर हैं, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। जब शुरुआत में इस संस्था का निर्माण होता है, अभी हम समझे कि आर्य समाज के साथ ये लोग मिलकर चल रहे हैं, बाद में उनसे मतभेद होता है, फिर उनके उद्देश्य चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो गया, 1875 जब इनका निर्माण होता है, 1876 ईस्वी तक इसके उद्देश्यों को बार बार परिवर्तित किया गया। जिस देश में खुलते हैं, जिस देश में जाते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपने उद्देश्य निर्धारित किए। लेकिन अंत में 1886 में एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं जो आखिरी तक लंबा खिंचता है। ये प्रमुख 3 उद्देश्य क्या रहते हैं। पहला, मानव जाति का सार्वभौमिक विकास करना, ठीक है, उनमें जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करना। पूरी की पूरी जो हम भी प्रयास करेंगे वो किसके लिए करेंगे, इस मानव जाति के सार्वभौमिक विकास के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेद नहीं करेंगे। दूसरा, जितने भी धर्म है, दर्शन है,
विज्ञान है उनका अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन के द्वारा ज्ञान उपार्जन करके हम क्या करेंगे, मानव के विकास में लगाएंगे। और तीसरा क्या हो गया, प्रकृति के जितने भी अज्ञात नियम हैं या मानव के अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां हैं, इनके बारे में हम लोग शोध करेंगे। ये शक्तियां कहाँ से आते हैं, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, इसके गुण नियम क्या हैं, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, शोध करेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि उन सत्य को जानेंगे। इसीलिए इनका जो मोटो है वो क्या कहता है, सभी धर्मों से श्रेष्ठ क्या है, सत्य। ठीक है, सत्य क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। ये इनके प्रमुख उद्देश्य हो गए। ठीक है, अब इनके अगर सिद्धांतों के बारे में पढ़ें, थ्योरिटिकल सोसाइटी के सिद्धांतों के बारे में पढ़ें, इसके प्रमुख सिद्धांतों को ये क्या करते हैं, एक सर्वव्यापक सत्ता की कामना करते हैं। इनका मानना था कि क्या है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वव्यापी सत्ता करता है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा उसके अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है। ठीक है, एक सर्वव्यापी सत्ता की स्थापना करते हैं और ये कहते हैं उस सर्वव्यापी सत्ता के द्वारा ही जो मानव का विकास हो रहा है, जो विभिन्न प्रजातियों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो जो विकास क्रम का निर्धारण होता है वो कौन करता है, यही एक सत्ता करता है। ठीक है, ये कर्म के सिद्धांत को मानते थे कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है, उसी कर्मों के द्वारा क्या निर्धारित होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। मतलब मनुष्य क्या करता है, जन्म लेता है, कर्म के आधार पर फिर पुनः जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, और ये श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक उसको क्या ना प्राप्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने जीवन का आखिरी लक्ष्य किसे माना है, मोक्ष माना है। और मोक्ष प्राप्ति का मतलब ये नहीं हो गया कि हमको कर्मों से मुक्ति हो गई, मोक्ष प्राप्ति का मतलब यह हो गया कि हमको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये देवी विधान को मानते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो किसकी आज्ञा से हो रहा है, वो किसके नियम के द्वारा हो रहा है, वो किसकी इच्छा के द्वारा हो रहा है, वो ब्रह्म की इच्छा से हो रहा है। ठीक है, उन्होंने अपनी जो ब्रह्म था उसको एक नाम दिया, अपने साहित्य किताब में इसको कहा मास्टर। ठीक है, तो उसको एक सिद्ध पुरुषों का अस्तित्व बनाया उन्होंने कि जो मनुष्य है उसके अंदर एक आत्मा है, जो पुरुष की आत्मा, महिला की आत्मा सभी समान होता है। उन्होंने जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और उसकी रचना आत्मा क्या है उसके बारे में भी मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद और उसके पश्चात की दशा क्या होती है, हमको किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम किस प्रकार कर्म करेंगे कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, उसकी भी उन्होंने दशा निर्धारित की है। उन्होंने क्या किया कि मनुष्य के भविष्य के बारे में कर्मों के आधार पर क्या होगा, उसके भविष्य का निर्धारण होगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वेदांत के उपनिषदों के विचारों का प्रचार प्रसार करने का निर्णय, ये इनके क्या थे, प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है, अब सिविल सोसाइटी के अगर मुख्य बातों को देखा जाए, इसके अतिरिक्त मुख्य बातों को देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि चिंतन मनन और प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर और मनुष्य के बीच एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, जो और उस ईश्वर की प्राप्ति क्या होगा, एक विश्व बंधुत्व की भावना होगा, जो जाति रंग लालच जैसे भेदों से ऊपर उठ करके होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, प्रकृति नियमों का अध्ययन करना है, मानव के अंतर्निहित शक्तियों का क्या करना है, अध्ययन करना है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, और उनको हिंदू धर्म के नवीन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। उन्होंने क्या कहा कि आर्य दर्शन, ठीक है, जो वेद हो गए, जो वेदांत हो गए, जो उपनिषद हो गए, उनके अध्ययन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मानव का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने देखिए उपनिषद ब्रह्मांड आदि के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं में जागरण के लिए स्पेशल कहा कि हमको अपने धर्म से प्रेम करना चाहिए, हमके अपने धर्म के गुण रहस्यों को जानना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को फोकस करके इसके द्वारा उन्होंने धार्मिक सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरुआत किया। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की शिक्षाओं को वर्ग को कहा जाता है तो उनको काफी समानता हिंदू धर्म से भी देगा, और इनकी शिक्षाओं को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे धार्मिक शिक्षा, ठीक है, ये क्या कहते हैं, एक ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब एक ही ब्रह्म है और उसके अलावा द्वितीय कोई भी एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति नहीं है। ये क्या करते हैं, परमात्मा को त्रिमुखी अभिव्यक्ति करते हैं, जो हिंदू दर्शन में दिखाया गया है कि क्या है, ईश्वर है, हिरण्यगर्भ और विराट, त्रिमुखी स्वरूप है। ठीक है, परमात्मा का, उसकी ये लोग वकालत करते हैं। दार्शनिक में ये क्या करते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार ये आत्मा की अमरता पर विश्वास रखते हैं, ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, और कहते हैं कि भौतिक जो तत्व होते हैं
उससे श्रेष्ठ क्या होता है? आध्यात्मिक तत्व होता है। वैज्ञानिकता की बात करने हैं, ये 7 मंडलों, ये सब कहते हैं कि समस्त विश्व की रचना कितनी की है? 7 मंडलों में की गई है, और हिंदू धर्म में भी 7 लोकों की कल्पना की गई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य का आवरण है वो क्या है? 7 आवरण है। और हिंदू धर्मों में देखा जाए तो उसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य जो हिंदू धर्म है उसमें 7 कोष होते हैं। उन्होंने कर्म के सिद्धांतों को प्रधानता दी है, जो हिंदू धर्म और कहते हैं बौद्ध धर्म का मूल है। उन्होंने क्या कहा है कि विश्व को आध्यात्मिक होना चाहिए, और मनुष्य का जो भी जन्म होता है या विभिन्न प्रजातियों का जो जन्म होता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव का विकास करना है। ठीक है, उन्होंने नैतिकता के बारे में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, कोई भी पूजा अर्चना होता है कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो उन्होंने क्या किया? विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाया। उन्होंने ध्यान विचार नियंत्रण के द्वारा मनुष्य का कल्याण हो, इन सब चीजों को प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। ठीक है, भारत में अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर विकास की बात करें तो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है एनी बेसेंट जी को, जो इंग्लैंड में रहने वाली थी, और ये 1880 में सबसे पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ये संपर्क में आती हैं। ठीक है, और उनसे प्रभावित होकर के 1888 ईस्वी में क्या हो जाती है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बन जाती है। महत्वपूर्ण चीज, स्वामी विवेकानंद, हमने पढ़ा है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो भारत में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे। इसी प्रकार एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बन करके शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचती हैं और इनके विचारों को आगे फैलाना शुरू करती हैं। 1893 में ये भारत में आती हैं, यहाँ पर स्पेशली बनारस में रहना शुरू करती हैं, और 1907 ईस्वी में जब आलकट महोदय की मृत्यु हो जाती है, जो अध्यक्ष रहते हैं, पूरा का पूरा थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अध्यक्षता आ जाती है ये इनके नियंत्रण में आती है। और यहाँ से जब तक इनकी मृत्यु नहीं जाती है लंबे समय तक ये भारत में 1933 तक करीब पूरा का पूरा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की कार्यक्रम को चलाया है। ये केवल सामाजिक सुधार नहीं करती है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने जो आपका चलता है कि होम रूल आंदोलन चला उसका नेतृत्व किया। उन्होंने शिक्षण संस्थान के रूप में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय जो आगे बनता है 1916 में, जिसको BHU कहा जाता है, जिसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज, उसकी स्थापना की थी। इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को आगे बढ़ा करके मदन मोहन मालवीय जी ने BHU के रूप में परिवर्तित किया था। ठीक है, तो इस तरह से एनी बेसेंट, अगर इनकी प्रमुख चीजों को देख लिया जाए तो उन्होंने भारत के लिए किया, तो उनको हम देख सकते हैं उन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म सभ्यता को श्रेष्ठ करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना शुरू किया। उन्होंने अनेक धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक कार्य किए जिससे पूरे राष्ट्र में क्या हो सके? समान रूप से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। 1916 में वो संगठन खोलती हैं और ये पहली बार ये प्रस्ताव देती हैं कि पूरे भारत में क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने देख सकते हैं होम रूल आंदोलन, मतलब भारतीयों को उनके अपने स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे बढ़ेंगे, उसका निर्माण किया, उसका संगठन किया, उसके आगे बढ़ाया, जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, उन्होंने 2 पत्र का प्रकाशन भी किया, द न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और इसके द्वारा इन्होंने अपने विचारों को सामान्य जनजीवन के बीच मध्य प्रस्तुत करना शुरू किया। ठीक है, ये इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया? बनारस में व्यतीत किया। और भारत के पूरे प्रचार प्रसार थियोसॉफिकल सोसाइटी का श्रेय किसे जाता है? तो एनी बेसेंट जी को जानता है। ठीक है, उन्होंने 3 प्रमुख चीजें बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस पर हमको गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारतीय संस्कृति है वो क्या है? ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। और तीसरा इन्होंने कहा कि इसके सभी के द्वारा हमको क्या करना चाहिए? राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहिए। ठीक, अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, उनके दायित्वों के बारे में देखा जाए, उनके कार्यों के बारे में देखा जाए, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य कार्य का देखा जाए तो क्या है? शिक्षा के प्रसार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1918 में क्या किया? उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल के BHU के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने क्या किया? सामाजिक कार्यों में अनेक कार्य किए। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, उन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, उन्होंने अनेक कुरीतियां, हिंदू धर्म में जो अनेक कुरीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? जितने भी
उच्च और शिक्षित वर्ग थे उनमें आकर्षण का केंद्र बना, क्योंकि अधिकांश, क्योंकि ये एक तो विदेशियों द्वारा गवर्नमेंट थे, तो जो सामान्य भारतीय नागरिक थे, जो निर्धन वर्ग थे, जो निम्न वर्ग थे, ये इसको अपने से अटैच नहीं कर सके। इसीलिए जो उनका केंद्र रहा वो अधिकांशतः कहाँ रहा, उच्च शिक्षित वर्ग के बीच ही पॉपुलर रहा। लेकिन उन्हीं के द्वारा उन्होंने क्या किया, भारत में एक नवीन जागरण की शुरुआत की और भारतीयों में अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में उन्होंने गर्व करना सिखाया। ये प्रमुख चीज़ें थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। आगे हम लोग अलग जो मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।